शीर्षक। उस दिन कॉलेज से बारिश की हल्की बूंदें आसमान से गिर रही थीं। अगस्त का महीना था। हवा में नमी और मौसम में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। कॉलेज का गेट सुबह सुबह ही खुल चुका था और छात्र छात्राओं की चहल पहल धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। भीगी हुई सड़कों पर चलने का मजा ही अलग था, लेकिन सोनाली के लिए आज का दिन किसी और ही तरह का था। सोनाली तीसरे साल की बीकॉम की स्टूडेंट, लंबा कद, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें और सलीके से बंधी हुई छोटी। वो पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसके आत्मविश्वास में थी। कॉलेज में कई लड़के उसकी ओर देखते थे, पर सोनाली कभी इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन 3 लड़के, अमित, विकास और रोहित, उसके बारे में अलग ही सोच रखते थे। ये तीनों पढ़ाई में कम और हरकतों में ज्यादा मशहूर थे। कॉलेज के कैंटीन में, पार्किंग एरिया में, यहां तक कि लाइब्रेरी के पास भी ये अक्सर सोनाली पर नजर रखते। शुरुआत में सोनाली ने सोचा कि ये बस सामान्य सी लड़कों की हरकत है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उनका पीछा करना एक आदत बन चुका है। एक दिन कैंटीन में बैठी सोनाली अपनी दोस्त रिया से बातें कर रही थी। रिया ने धीरे से कहा, तूने नोटिस किया है? वो तीनों फिर से देख रहे हैं। सोनाली ने अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजर अनायास ही उधर चली गई। तीनों एक कोने में बैठे थे और उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सोनाली को थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। 2 दिन बाद कॉलेज का माहौल हमेशा की तरह सामान्य था। सुबह के 9 बजे थे। क्लास में प्रोफेसर आने वाले थे। सोनाली अपने बैग में से नोटबुक निकाल रही थी। तभी उसे अपने फोन पर एक मैसेज मिला। नंबर अनजान था। मैसेज में लिखा था, आज तेरे लिए सरप्राइज है, क्लास खत्म होने के बाद बाहर मिल। सोनाली ने इसे मजाक समझकर डिलीट कर दिया, लेकिन उस दिन की बाकी क्लास में उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा। शाम के करीब 4 बजे कॉलेज का गेट हमेशा की तरह भीड़भाड़ से भरा हुआ था। सोनाली अपनी स्कूटी की तरफ जा रही थी, तभी एक काली वैन उसके सामने आकर रुकी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, 2 नकाबपोश लड़के बाहर निकले और तेजी से उसकी ओर बढ़े। एक ने उसके मुंह पर कपड़ा दबा दिया। कपड़े पर कोई तीखी मीठी सी गंध थी। उसका सिर भारी होने लगा। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और दुनिया अंधेरे में डूब गई। जब सोनाली को होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। खिड़कियां बंद थीं और बाहर से रोशनी का एक कतरा भी नहीं आ रहा था। कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी पीली और मध्यम थी। उसके हाथ पीछे की ओर बंधे थे और पैर भी रस्सी से कसकर जकड़े हुए थे। मुंह पर टेप लगी हुई थी। सोनाली की सांसें तेज चल रही थीं। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरे में एक पुरानी मेज, टूटी हुई कुर्सी और कोने में रखी एक बोतल में पानी। दरवाजा खुला। अंदर अमित, विकास और रोहित दाखिल हुए। अमित ने नकाब हटाया और हल्की सी मुस्कान दी। तो आखिर मिल ही गई तू, उसने धीमे से कहा। सोनाली ने मुंह पर लगी टेप के पीछे से कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज दब गई। विकास ने आगे बढ़कर टेप हटाई। हम बस तुझसे बात करना चाहते हैं, उसने कहा। यह क्या पागलपन है, मुझे वापस छोड़ दो, सोनाली ने तेज आवाज में कहा। रोहित ने हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं, अब तू हमारे साथ रहेगी जब तक हम चाहेंगे। घंटों तक उन्होंने सोनाली को वहीं बंद रखा। कभी वो उसे डराने की कोशिश करते, कभी मीठी बातें करते। सोनाली को समझ आ गया था कि यह सिर्फ कॉलेज वाली नजरबाजी नहीं, बल्कि एक खतरनाक जुनून है। वो सोच रही थी कि कैसे यहां से निकला जाए। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन खिड़की के पास वाली दीवार थोड़ी कमजोर लग रही थी। रात के करीब 2 बजे, जब तीनों शायद सो गए थे, सोनाली ने धीरे धीरे रस्सी ढीली करने की कोशिश की। हाथों में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। कई मिनट की कोशिश के बाद रस्सी थोड़ी खुली और उसने हाथ निकाल ली। उसने चुपचाप खिड़की के पास जाकर लकड़ी का पैनल हटाने की कोशिश की। पैनल आधा टूटा हुआ था और बाहर ठंडी हवा आ रही थी। उसने पैनल को जोर से खींचा, लेकिन आवाज हो गई। अचानक दरवाजे पर आहट हुई। अमित की नींद खुल चुकी थी। कहां जा रही है, उसकी भारी आवाज गूंजी। सोनाली ने तुरंत खिड़की से छलांग लगा दी। बाहर जमीन पर गिरते ही उसके घुटने में चोट लगी, लेकिन उसने दौड़ना नहीं छोड़ा। अंधेरी रात, सुनसान सड़क
और पीछे से आती तेज कदमों की। उस दिन के बाद सोनाली पुलिस स्टेशन में बैठी थी। ठंडी रात का सन्नाटा अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन उसका मन अभी भी कांप रहा था। हर तरफ पुलिस वालों की आवाजें, टेबल पर रखी चाय की महक और बीच बीच में टाइपराइटर की टक टक, ये सब कुछ उसे किसी अजीब सपने जैसा लग रहा था। एक लेडी इंस्पेक्टर रीना शर्मा उसके सामने बैठी थी। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, हमें सारी बात फिर से बताओ ताकि हम केस को मजबूती से पेश कर सकें। सोनाली ने गहरी सांस ली और सब कुछ शुरुआत से बताना शुरू किया। कैंटीन में देखना, पीछा करना, मैसेज, वैन, बेहोशी, अंधेरा कमरा, रस्सियां, हर एक पल उसने साफ साफ बताया। रीना शर्मा नोट्स ले रही थी, बीच बीच में सिर हिला रही थी। जब सोनाली बोलकर चुप हुई तो रीना ने कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। ऐसे मामलों में बहुत सी लड़कियां डर जाती हैं और चुप रहती हैं, लेकिन अब हम इन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। अगली सुबह पुलिस ने अमित, विकास और रोहित को कोर्ट में पेश किया। मीडिया को खबर मिल चुकी थी और कॉलेज के बाहर पत्रकार खड़े थे। कैमरों की फ्लैशलाइट बार बार चमक रही थी। रिपोर्टर पूछ रहे थे, क्या ये वही 3 लड़के हैं जिन्होंने लड़की को किडनैप किया? लड़की का क्या हाल है? सोनाली को भी गवाही के लिए बुलाया गया। जब वो कोर्ट के कमरे में दाखिल हुई तो पहली बार उसने उन्हें हथकड़ी में देखा। तीनों के चेहरे उतरे हुए थे, आंखों में डर था, लेकिन उनके अंदर की नफरत अभी भी महसूस हो रही थी। जज ने सख्त लहजे में पूछा, तुम्हारे खिलाफ सबूत मौजूद है, क्या तुम अपना अपराध मानते हो? अमित ने सिर झुका लिया। विकास और रोहित चुप रहे। कोर्ट के बाहर सोनाली के कॉलेज के कुछ दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। रिया ने उसे गले लगा लिया। तू ठीक है ना? हम सब बहुत डर गए थे। सोनाली ने हल्की मुस्कान दी। ठीक हूं, लेकिन अब पहले जैसी नहीं। उसकी आंखों में थकान थी और कहीं ना कहीं एक गहरी चोट जो शायद कभी नहीं भरेगी। जांच के दौरान सच सामने आया। पुलिस ने उस कमरे को भी ढूंढ निकाला जहां सोनाली को बंद किया गया था। वो एक पुराना गोदाम था जो शहर के बाहरी इलाके में था। आसपास कोई नहीं रहता था, इसलिए चीख पुकार की आवाज भी बाहर नहीं जाती। गोदाम से रस्सियां, कपड़ा और वो काली वैन भी बरामद हुई। पुलिस ने जब मोबाइल रिकॉर्ड चेक किया तो अमित के फोन में सोनाली की कई गुपचुप खींची गई तस्वीरें मिलीं। रीना शर्मा ने सोनाली को बुलाकर कहा, देखो, इनके खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं। अब ये लंबे समय तक जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। सोनाली का डर। लेकिन केस खत्म होने के बाद भी सोनाली का डर खत्म नहीं हुआ। वो कॉलेज जाती लेकिन हमेशा इधर उधर नजर दौड़ाती। बस में सफर करते समय हर अजनबी उसे शक की नजर से देखने लगता। रात को सोते वक्त कई बार उसे वही कमरा, वही बल्ब और वही कसकर बंधे हुए हाथ याद आ जाते। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता और पसीना आने लगता। रिया ने एक दिन कहा, तुझे काउंसलिंग लेनी चाहिए, इतना सब अकेले झेलना आसान नहीं होता। सोनाली ने सिर हिलाया। शायद, लेकिन मैं चाहती हूं कि यह डर मेरे साथ जिंदगी भर न रहे। 1 साल बाद अमित, विकास और रोहित को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी थी। सोनाली अब ग्रेजुएशन के आखिरी साल में थी। उसने खुद को मजबूत बनाने के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। एक दिन कॉलेज में एक नए सेमिनार का आयोजन हुआ, लड़कियों की सुरक्षा और आत्मरक्षा। वहां सोनाली ने अपनी कहानी सबके सामने सुनाई। हॉल में सन्नाटा था, सब उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। उसने अंत में कहा, मैंने डर के अंधेरे में कई रातें बिताई हैं, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि कोई और लड़की ये सब न झेले। अगर कोई आपको परेशान करता है तो चुप मत रहो, आवाज उठाओ, मदद मांगो। भीड़ में तालियां गूंज उठीं, लेकिन सोनाली के लिए ये तालियां जीत नहीं बल्कि एक वादा थी, अपने डर पर जीत हासिल करने का वादा। कहानी का अंत, सोनाली की जिंदगी सामान्य हो गई थी, लेकिन उस दिन की यादें उसके दिल में एक दाग की तरह हमेशा रहेंगी। फर्क बस इतना था कि अब वो दाग उसे कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत बना चुका था। उसकी आंखों में अब एक नया आत्मविश्वास था, ऐसा आत्मविश्वास जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सके। सेमिनार के बाद सोनाली ने सोचा था कि उस दिन के बाद उसकी जिंदगी थोड़ी सामान्य हो जाएगी, लेकिन असलियत अलग थी। अगले ही दिन एक लोकल अखबार ने उसकी तस्वीर बड़े बड़े अक्षरों में छापी। हिम्मत की मिसाल, सोनाली ने सुनाई अपनी कहानी।
तस्वीर में वो स्टेज पर खड़ी थी, हाथ में माइक और आंखों में गुस्सा और आत्मविश्वास दोनों। कॉलेज के गलियारों में छात्र उससे मिलने आने लगे। कोई उसका हौसला बढ़ाता तो कोई पूछता, तूने वाकई रस्सी खोलकर भागा? शुरुआत में यह सब अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे सोनाली को महसूस हुआ कि लोग अब उसे एक पीड़िता के रूप में देखने लगे हैं, न कि सामान्य इंसान की तरह। कोर्ट ट्रायल की शुरुआत। अगले महीने ट्रायल का पहला दिन था। कोर्ट रूम में जज, वकील, पुलिस, मीडिया और गवाह मौजूद थे। अमित, विकास और रोहित को जेल से लाकर पेश किया गया। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और चेहरों पर झुंझलाहट साफ थी। सरकारी वकील ने गवाही के दौरान सोनाली से सवाल पूछे। जिस दिन आपको किडनैप किया गया, उस दिन क्या आप किसी को पहचान पाई थीं? सोनाली ने सीधे कहा, हाँ। अमित, विकास और रोहित तीनों मेरे ही कॉलेज के हैं। वकील ने सबूत पेश किए। काली वैन की तस्वीरें, गोदाम से मिली रस्सियां, मोबाइल में मौजूद गुपचुप तस्वीरें और मैसेज का रिकॉर्ड। रक्षा पक्ष के वकील ने कोशिश की कि सोनाली के बयान पर शक किया जाए, लेकिन हर बार सबूत इतने मजबूत थे कि उनकी दलीलें कमजोर पड़ जाती। मीडिया का दबाव, इस केस की खबर धीरे धीरे बड़े न्यूज चैनलों तक पहुंच गई। एक दिन सोनाली के घर के बाहर कई रिपोर्टर आ गए। मैडम, आप एक बार कैमरे के सामने बोल दें कि आप और लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या आपको लगता है कि पुलिस ने सही समय पर कदम उठाया? सोनाली ने चुपचाप गेट बंद कर लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी निजी जिंदगी बार बार उधेड़ी जाए। मानसिक संघर्ष, रात में नींद नहीं आती थी। कभी उसे सपने में दिखता कि वो फिर उसी कमरे में है और बल्ब की पीली रोशनी उसकी आंखों में जल रही है। कभी लगता कि बाहर से कोई खिड़की के पास खड़ा उसे देख रहा है। डर ने उसे इतना घेर लिया था कि कई बार वो अपने ही घर में चौकन्नी होकर घूमती थी। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, हम तुझे मनोवैज्ञानिक के पास ले चलते हैं, ये डर ऐसे नहीं जाएगा। सोनाली ने मान लिया। काउंसलर ने उसकी बातें सुनी, फिर कहा, तुम्हारा डर बिल्कुल जायज है, लेकिन याद रखो, तुमने भागकर अपनी जान बचाई। तुम कमजोर नहीं हो। तुमने जो किया वो हर कोई नहीं कर सकता। अंतिम सुनवाई। 6 महीने बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। अमित, विकास और रोहित को भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत 10-10 साल की सजा सुनाई गई। जज ने कहा, इस तरह के अपराध समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। अदालत ऐसे मामलों में किसी तरह की नरमी नहीं दिखा सकती। कोर्ट में मौजूद लोग खड़े हो गए और पुलिस ने तीनों को जेल ले जाने के लिए हथकड़ियों में जकड़ लिया। सोनाली ने उन्हें जाते हुए देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ सुकून था कि अब वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। सालों बाद सोनाली अब शहर के एक एनजीओ में काम करती है, जो लड़कियों की सुरक्षा और आत्मरक्षा पर काम करता है। वो अलग अलग कॉलेजों में जाकर वर्कशॉप करती है, लड़कियों को बताती है कि अगर कभी खतरा महसूस हो तो क्या कदम उठाने चाहिए। एक दिन एक कॉलेज में सेमिनार के बाद एक लड़की उसके पास आई और बोली, दीदी, आपकी कहानी सुनकर मैंने भी एक लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पहले मैं डर रही थी, लेकिन आपने मुझे हिम्मत दी। सोनाली मुस्कुरा दी। उसे एहसास हुआ कि उस दिन की दर्दनाक घटना, जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया था, अब औरों की जिंदगी बचाने का कारण बन रही है। उस दिन के बाद की जिंदगी। एनजीओ में काम करते हुए सोनाली को अब समझ आ गया था कि उसकी कहानी सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि सैकड़ों लड़कियों के लिए उम्मीद की एक किरण बन चुकी है। लेकिन इसके साथ ही उसे कई बार समाज की ताने भी सुनने पड़े। अरे, यही है वो लड़की जिसे किडनैप किया गया था, इससे बात मत कर, नाम जुड़ जाएगा। ऐसी बातें सुनकर उसके मन में फिर से वही पुराना दर्द जाग उठता था। लेकिन अब वो जानती थी कि चुप रहना हार है। वो हर बार खुद को कहती, अगर मैंने उस रात डर कर हार मान ली होती तो आज शायद मैं यहां खड़ी ना होती। पुलिस की आखिरी जांच केस बंद होने के महीनों बाद एक दिन इंस्पेक्टर रीना शर्मा का फोन आया। सोनाली, हमें कुछ नया पता चला है। उन तीनों का एक चौथा साथी भी था, जो उस रात मौके पर नहीं आया था। यह सुनते ही सोनाली का दिल धड़क उठा। रीना ने बताया कि चौथा आदमी एक पुराने आपराधिक गिरोह से जुड़ा था और वो ही असल में वैन का इंतजाम करने वाला था। पुलिस ने उसके खिलाफ वारंट निकाल दिया था। कुछ हफ्तों बाद उसे भी एक छोटे शहर से पकड़ लिया गया।
उसके बयान से पता चला कि अमित, विकास और रोहित की योजना उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। अगर सोनाली भागने में नाकाम होती तो वो उसे दूसरे शहर में ले जाने वाले थे। ये सुनकर सोनाली का बदन ठंडा पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसकी उस रात की हिम्मत ही उसकी जान बचा पाई थी। कोर्ट में आखिरी बार चौथे आरोपी की पेशी के दौरान सोनाली को फिर से गवाही देनी पड़ी। इस बार कोर्ट में माहौल अलग था। जज, वकील और पुलिस सभी पहले से ज्यादा सख्त थे। आरोपी ने कोर्ट में अपराध कबूल कर लिया। उसे 7 साल की सजा मिली। जब सोनाली कोर्ट से बाहर निकली तो कई पत्रकार खड़े थे। एक ने पूछा, आपको क्या लगता है, अब आप पूरी तरह सुरक्षित हैं? सोनाली ने सीधे कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, सुरक्षा किसी कानून या पुलिस से नहीं, सबसे पहले खुद की हिम्मत से शुरू होती है। अगर हम डरकर चुप रहेंगे तो अपराधी जीतेंगे। एक नई शुरुआत। समय बीतता गया। सोनाली ने ग्रेजुएशन पूरा किया, एनजीओ का काम जारी रखा और साथ ही कानून की पढ़ाई शुरू की। उसका सपना था कि वो एक दिन वकील बनकर ऐसे मामलों में पीड़ितों के लिए लड़ सके। उसने शहर के कई थानों में जाकर महिला सुरक्षा हेल्प डेस्क की स्थापना में मदद की। वो स्कूल और कॉलेज में जाकर लड़कियों को बताती कि खतरे की आहट को पहचानना कितना जरूरी है। आखिरी सीन एक बरसाती शाम थी। सोनाली एनजीओ से घर लौट रही थी। सड़क पर वही हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं, जैसे उस दिन किडनैप से पहले गिर रही थीं। लेकिन आज वो अकेली नहीं थी। उसके पास खुद की ताकत, अनुभव और हिम्मत थी। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। अब मैं सिर्फ जी नहीं रही, मैं लड़ भी रही हूं।